Welcome to 502 Model College Girls. This is physics lesson for class 9, chapter number 6, Work and Energy. Lecture number 5. In this lecture, you will study unit number 6, Work and Energy. In this lecture, the students will be learn about the process by which energy is converted from one form to another with reference to fossil fuel energy, hydroelectric generation, solar energy, nuclear energy. First is major sources of energy. एनर्जी जो कि हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से आती है, जैसे कि सन, विंड, वाटर एट्सेट्रा. जितनी भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से ही आती है. फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ fossil fuel. This is the main source of energy. We use fossil fuel such as coal, oil or gas to heat our houses and run industry and transport. हम जितने भी fossil fuels यूज़ करते हैं जैसे कि कोल, ऑयल या गैस, ताकि हम अपने हाउसेस को हीट कर सकें, इंडस्ट्रीज़ को रन कर सकें और ट्रांसपोर्ट चला सकें. ज़्यादातर जो हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. जब इनको बर्न किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं और एयर के साथ मिक्स करते हैं, जो कि एयर में ऑक्सीजन होती है उसी के साथ कंबाइन करते हैं और बर्न होते हैं. जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है. हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन वाटर. और उसकी वजह से, इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है. अगर हम कोल के केस में देखते हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो यूँ आती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी. सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी. नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते, जिनको हम दोबारा यूटिलाइज़ नहीं कर सकते. अगर हम उनको एक बार यूटिलाइज़ कर दें तो वो दोबारा यूटिलाइज़ नहीं हो सकते, उनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. Fossil fuels took millions of years for their formation. They are known as renewable resources. फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास नेचुरली तो बनते हैं, नेचुरली फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन उनकी नेचुरली फॉर्मेशन में हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. इस वजह से हम उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. लेकिन हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही फास्ट रेट पे यूज़ कर रहे हैं. इट मीन्स कि उनका जो यूज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है ताकि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी हो सकें. और अगर हम इसी तरह प्रेजेंट रेट पे ही इनको यूज़ करते रहे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब फॉसिल फ्यूल्स ही हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास ख़त्म हो गए तो हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा. Thus fossil fuels would not be able to meet our future energy needs. तो फिर क्या होगा कि हम फॉसिल फ्यूल्स को एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे. This would cause serious social and economical problems for a country like us. Therefore, we must use them wisely and at the same time develop new energy sources for our future survival. अब हमें पता है कि जब फॉसिल फ्यूल्स हमारी एनर्जी नीड्स आगे फ्यूचर में जाके नहीं पूरे कर सकेंगे तो हमें साथ साथ ऐसे भी एनर्जी रिसोर्सेज को फॉर्म करना होगा जिसकी वजह से हमारे आगे जो फ्यूचर में एनर्जी नीड्स आएंगी वो फुलफ़िल हो सकें. मोर ओवर फॉसिल फ्यूल रिलीज़ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब जहाँ हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं तो साथ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सो फॉसिल फ्यूल्स रिलीज़ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स. जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो हमें
एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ वो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इस वेस्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं, जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो सकती है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि हेडेक, टेंशन, नोज़िया, एलर्जिक रिएक्शन, इरिटेशन ऑफ आइज़ एंड नोज़ एंड थ्रोट। लेकिन अगर हम इनको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर के लिए इनके एक्सपोजर में रहेंगे, तो और भी हार्मफुल गैसेस हमारे अंदर जाके हमें डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, और इवन हमारे ब्रेन को भी, नर्व्स को भी डैमेज कर सकते हैं या दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती हैं। जहाँ हमारे पास एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो हमें फॉसिल फ्यूल्स को एक तो वाइजली यूज़ करना चाहिए, ताकि हम एनर्जी नीड्स को फ्यूचर में भी फुलफ़िल कर सकें फॉसिल फ्यूल्स की मदद से। और दूसरा, हमें इनको इस वजह से भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो कॉज होती है, साथ हमारे हेल्थ भी अफेक्ट होती है। सेकेंड इज़ न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स से भी हम जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनसे भी हम एनर्जी लेते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम कैसे एनर्जी लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। सबसे पहले जो हम रिएक्शन यहाँ देखते हैं वो फिशन रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि हमें पता है फिशन रिएक्शन से हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। अब फिशन रिएक्शन क्या होता है? फिशन रिएक्शन में, ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन, जो हैवी एटम होता है जैसे कि यूरेनियम एटम होता है, उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं और वो स्प्लिट कर जाता है हैवियर न्यूक्लाइड से स्मॉलर न्यूक्लाइड में, 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लाइड में, साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। और वो जो एनर्जी होती है वो इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी होती है कि वो पावर प्लांट को रन कर सकती है और जितनी भी हमारी नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स हैं, उनको पूरी कर सकती है, क्योंकि उससे न्यूक्लियर रेडिएशंस भी एमिट होती हैं और वास्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी पार्ट ऑफ हीट को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि पावर प्लांट को रन करने के लिए, और ज़्यादातर जो हमारे पास हीट एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में। इसके भी हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम न्यूक्लियर रेडिएशन से इजीली एनर्जी नीड्स पूरी कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमारे पास आ सकती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इससे जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो एक सिर्फ ह्यूमन लाइफ के नहीं बल्कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो हार्मफुल होती हैं। रेडिएशंस हमारे बॉडी में जाके डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी हम अगर जो है रिवर में या ओशन में एक्सपोज कर देते हैं तो तब जो मेरीन लाइफ है उसको भी अफेक्ट होगा। सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी न्यूक्लियर फ्यूल्स के हैं। नेक्स्ट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनको हम रीन्यू कर सकें। रीन्यू मीन हम दोबारा उन्हीं सोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकें, जैसे कि सनलाइट और वाटर। सनलाइट को भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास ख़त्म नहीं होती। दूसरा, वाटर को भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वही वाटर जो कि हम यूटिलाइज़ कर चुके हैं एक एनर्जी को बनाने के लिए, वही हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, रेन से भी हमारे पास जो वाटर है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करती जाती है। सेकेंड, दे विल नॉट रन लाइक कोल, ऑयल और गैस। अगर हम कोल, ऑयल और गैस को देखें तो जैसे ही हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं तो वो रन आउट कर जाती हैं, हमारे पास नहीं रहती, दोबारा से हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। सो कोल, ऑयल और गैस तो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं, लेकिन सनलाइट और जो वाटर और विंड होती है वो हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आती है। सो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे पहले जो एनर्जी सोर्स आता है वो आता है वाटर। अगर हम वाटर को देखें तो जो एनर्जी हम वाटर पावर स्टेशन से लेते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से लेते हैं वो बहुत चीप होती है। अब अगर हमने एनर्जी लेनी है वाटर से तो हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं सूटेबल लोकेशन में, ताकि हम डैम्स में पानी को स्टोर कर सकें। डैम्स के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं।
सिर्फ ये एक फ़ायदा नहीं होता कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बल्कि ये फ्लड्स को भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ताकि हम स्टोर कर सकें वाटर को। जो वाटर है वो डैम्स में जो स्टोर होगा वो इरिगेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी यूज़ हो सकता है, ताकि हम जनरेट कर सकें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के बगैर। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे गेन करते हैं? वाटर से। सबसे पहले हम डैम्स बनाते हैं, क्योंकि डैम्स पे को हाइट पे बनाया जाता है और वहाँ से वाटर को फ्लो करवाया जाता है। और जब हाइट से वाटर डाउन द डैम फ्लो करेगा तो तब क्या होगा कि उसमें एनर्जी होगी, नीचे टर्बाइंस लगी होती हैं, वो वही जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब वो फ्लो करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वही जो एनर्जी होती है वो टर्बाइंस को मूव करवाती है और टर्बाइंस में मैकेनिकल एनर्जी आती है। टर्बाइंस के आगे ही साथ अटैच होते हैं जनरेटर्स। जनरेटर्स क्या करते हैं, उसी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह हम वाटर से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म कर सकते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। सो डैम्स आर वेरी यूज़फुल फॉर एवरी कंट्री और इसी तरह हम वाटर से एनर्जी भी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एनर्जी फ्रॉम द सन। हम सन से भी एनर्जी ले सकते हैं और हमें पता है कि जो एनर्जी है हमारे से सन से आ रही है वो हमारा उसमें कोई भी अमल दखल नहीं है, बल्कि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी मिल रही है और दूसरा वो इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट नहीं करती। सो इस वजह से हमारे लिए जो एनर्जी सन से आती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और वेरी चीप भी बहुत है। उससे हम उसको यूटिलाइज़ करके बहुत सी चीज़ों में आगे एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। सो सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी इज़ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज़ यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली भी सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हम सन की जो एनर्जी है वो यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे। सनलाइट की वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होती। सन रेज जो है वो सन की वजह से ही हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइफ है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर ऑल ओवर फूड एंड फ्यूल्स। हम फ्यूल्स की वजह से भी और फूड की वजह से भी सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर हम सुटेबल मेथड को यूज़ कर सकें कि हम फ्रिक्शन ऑफ सोलर एनर्जी को जो कि अर्थ तक आ रही है उसको यूज़ कर सकें, उसको यूटिलाइज़ कर सकें, तो हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो सकती हैं। अभी तो हम यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को कैसे, सोलर पैनल्स में हम यूज़ करते हैं। अब तो सोलर कैलकुलेटर्स हैं, फिर आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सोलर सेल्स हैं और जो कि रूफ ऑफ टॉप में सोलर पैनल्स होते हैं, उनसे भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं सन की एनर्जी को। सो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट एनर्जी जो है वो हमारे पास आती है उसको कन्वर्जन के बाद, सोलर एनर्जी के कन्वर्जन के बाद। सो इसी को हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और सन की वजह से हमारे पास, क्योंकि ये एनर्जी आती है, सन में हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फिशन फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से ही हम सन का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई होता है और उसी की जो एनर्जी होती है वो अर्थ तक पहुँचती है और वही जो अर्थ तक हमारे पास एनर्जी पहुँचती है हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। I hope you all understand the lecture. If you have any question, you can ask. Thank you so much. Allah Hafiz.